नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट और ढेर सारी खेल खबरों के साथ, लेकिन शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइन से। किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में, पीवी सिंधु का सफर समाप्त। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान को मात देकर भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। एशेज श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने आज अपने शानदार प्रदर्शन से कई कीर्तिमान बनाए। आइए सुनते हैं इस पर मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत ने नीदरलैंड्स के मार्केल जाऊ को 21-8, 21-7 से पराजित किया। श्रीकांत को ये मैच जीतने में केवल 26 मिनट का समय लगा। वो पहली बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। दूसरी तरफ 20 साल के लक्ष्य सेन ने इतिहास रचा है। वे इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारत के सबसे युवा पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। क्वार्टर फाइनल में एक रोमांचक मैच में लक्ष्य ने चीन के चाओ चेन फंग पर 21-15, 15-21, 22-20 से जीत दर्ज की। अब सेमीफाइनल में लक्ष्य का सामना श्रीकांत से होगा। ये मैच कल खेला जाएगा। इससे पहले 1983 में प्रकाश पादुकोण और 2019 में बी साई प्रणीत ही अंतिम 4 में पहुंचने में सफल हुए थे। महिला सिंगल्स में खिताब की बड़ी दावेदार पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें विश्व की नंबर 1 चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने 21-17, 21-13 से शिकस्त दी। सिंधु इस टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन थी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। पुरुष सिंगल्स में कमाल का प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। खासतौर पे लक्ष्य सेन की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी। सिर्फ 20 साल के हैं, अल्मोड़ा से आते हैं और प्रकाश पादुकोण अकादमी के छात्र रहे हैं और अपने गुरु के ही नक्शे कदम पर पूरी तरह से चल रहे हैं। 1983 में प्रकाश पादुकोण ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता था और उसके बाद बी साई प्रणीत ने, और तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन, क्योंकि यहाँ सेमीफाइनल में पहुंचने पर ही पदक पक्का हो जाता है और भारत की झोली में अब कम से कम एक रजत पदक तो जरूर आएगा, क्योंकि सेमीफाइनल में, हालांकि ये थोड़ा निराशाजनक भी है कि दोनों का ही आपस में आमना सामना होगा और काफी करीबी ये मुकाबला था। 22-20 से उन्होंने तीसरा गेम जीता है। दूसरा चीनी खिलाड़ी ने जीतकर बराबरी कर दी थी और काफी टक्कर कांटे की लग रही थी। निश्चित तौर पर प्रतिद्वंदी ज्यादा अनुभवी था, लेकिन लक्ष्य ने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से कमाल का प्रदर्शन किया है, वाकई उनके हौसले की दाद देनी होगी। और दूसरी तरफ हम किदाम्बी की बात करें, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। बहुत सारी टूर्नामेंट कोरोना महामारी के कारण नहीं हुए थे, तो एक उनके मन में ये मलाल था कि हमेशा बहुत पास पहुंचकर वो चूक जा रहे थे बड़े टूर्नामेंटों से। तो विश्व चैंपियनशिप का पदक उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो पुलेला गोपीचंद अकादमी से आते हैं और वाकई में पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर इस टूर्नामेंट में उतरे हैं। और महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो वहां जरूर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि ताई जू यिंग को जिन्होंने भी खेलते देखा है पिछले 2 साल में, मतलब मुझे लगता है कि महानतम खिलाड़ियों की अगर कोई सूची तैयार होगी बैडमिंटन में, महिला बैडमिंटन में, तो उसमें उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में हमने देखा जिस तरीके का उनका खेल था, और उसके बाद यहां भी वो उसी फॉर्म में नजर आई। चाहे वो कोर्ट की कवरेज आप देख लीजिए, या उनकी रफ्तार देख लीजिए, या उनके ड्रॉप शॉट्स देख लीजिए, सिंधु के पास कहीं कोई जवाब नहीं था। और इसी से साबित हो जाता है कि 15-5 उनका जीत हार का रिकॉर्ड हो गया है ताई जू के खिलाफ। तो कितना दबदबा इस खिलाड़ी का है। और भले ही आज सिंधु के हारने का दुख हुआ है, लेकिन जो आज बैडमिंटन चीनी ताइपे की इस खिलाड़ी ने दिखाया है वो बहुत समय तक याद रहेगा। मोना, पीवी सिंधु का ये साल अगर ओलंपिक पदक को निकाल दें तो एक भी खिताब उनके नाम नहीं है।
क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं उनके खेल में कोई कमी आ गई है जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे? देखिए, ये एक ऐसा ब्लॉक है जो एक समय में साइना नेहवाल के करियर में भी हमने ये दौर देखा था कि लगातार सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल फिनिश हो रहे थे। सिंधु इस साल हर टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल तक तो जरूर पहुंची है, लेकिन उससे आगे की बाधा पार करने में उनको दिक्कत आ रही है। ओलंपिक में भी वो सेमीफाइनल में ही हार गई थी, तो कहीं ना कहीं उस मानसिक पहलू पर उनको जरूर काम करना होगा। जी हां, उम्मीद करते हैं कि सिंधु की निराशा को लक्ष्य सेन और श्रीकांत जीत में तब्दील कर देशवासियों को जश्न मनाने का मौका देंगे, लेकिन कोई एक ही फाइनल में पहुंचेगा और खिताब की उम्मीद को बरकरार रखेगा। हॉकी की बात करें तो ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 और आकाशदीप ने 1 गोल किया। पाकिस्तान के जुनैद ने 1 गोल किया। इस मैच में भारत ने पहले क्वार्टर में ही गोल करके बढ़त बना ली थी और कभी भी पाकिस्तान को वापसी का मौका नहीं दिया। मैच के तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने अच्छा खेल दिखाया और 1-1 गोल किया। भारत के लिए दूसरा गोल आकाशदीप ने किया और टीम इंडिया को 2-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद पाकिस्तान के जुनैद मंजूर ने गोल कर भारत की बढ़त को कम किया। हालांकि बाद में हरमनप्रीत ने इस मैच में दूसरा गोल कर भारत को 3-1 की बढ़त दिला दी, जो कि निर्णायक साबित हुई। ओलंपिक के बाद टीम इंडिया पहला टूर्नामेंट खेल रही है। जिस ढंग के फॉर्म में है, खिताब की दावेदार है। देखिए, ये ऐसा एक टूर्नामेंट है कि भारत का इसमें हमेशा से दबदबा रहा है। पिछली बार भी भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता थे, लेकिन आज का जो खेल है, भले ही भारत जीत गया, लेकिन मैं कहूंगी कि ये प्रदर्शन निराशाजनक रहा, क्योंकि अंतर जो है जीत का वो बहुत अधिक होना चाहिए था। आप दोनों टीम के बीच का अंतर देखिए कि एक ऐसी टीम है जो ओलंपिक में अभी अभी पदक जीतकर लौटी है और दूसरी ऐसी टीम है जो शीर्ष 5 में, शीर्ष 10 में भी है नहीं। तो बहुत ही भारतीय खिलाड़ियों के पास जितने मौके थे वो उतने अच्छे से भुना नहीं पाई। आकाशदीप के लिए जरूर यहाँ थोड़ा सा सांत्वना होगी कि टोक्यो ओलंपिक की टीम में जगह बना नहीं पाए थे और यहाँ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक मैदानी गोल किया। हरमनप्रीत अच्छे फॉर्म में थे, उन्होंने 2 गोल किए, लेकिन कोरिया के खिलाफ जो भारत का प्रदर्शन था बहुत ही औसत प्रदर्शन था, जो टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत का पहला मैच था और ड्रॉ रहा था 2-2 से। जी, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी जीत मिली, लेकिन बांग्लादेश बहुत बड़ी टीम नहीं है हॉकी में, तो वो भारत को जीतना ही था। आज उम्मीद कर रहे थे कि जीत का अंतर अधिक होगा, लेकिन 3-1 से बहुत ही ये करीबी सा मामला था, तो थोड़ा प्रदर्शन में और सुधार की जरूरत है। जी हां, प्रदर्शन में सुधार की जरूरत है। देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय टीम सेमीफाइनल में कैसा प्रदर्शन करती है और किस ढंग से इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ती है। बात करते हैं क्रिकेट की। एडिलेड में खेले जा रहे डे नाइट एशेज टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने आज चायकाल के बाद अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 473 रन पर घोषित की। मार्नस लबुशेन ने अपना 6ठा टेस्ट शतक पूरा किया, वो 103 रन बनाकर आउट हुए। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में अपना 28वां शतक लगाने से चूक गए। स्मिथ को 93 के व्यक्तिगत स्कोर पर जेम्स एंडरसन ने आउट किया। तीसरे सत्र में मिचेल स्टार्क और डेब्यू कर रहे माइकल नेसर ने अच्छी साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को 450 के पार पहुंचाया। इसके जवाब में मेहमान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन बना लिए थे। पिंक बॉल के इस डे नाइट टेस्ट मैच में मेजबान टीम हावी है, बिल्कुल पूरी तरह से हावी है। आप ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड देख लीजिए, बल्लेबाजों का ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी ने योगदान दिया है और लाबुशेन की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। दिन रात के मैचों में, ये टेस्ट में ये उनका लगातार तीसरा शतक है। बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में और पूरे मंझ गए हैं इस गुलाबी गेंद के खेल में। स्टीव स्मिथ, जिनको मैच शुरू होने के 3 घंटे पहले कहा गया कि आपको कप्तानी करनी है और 3 साल बाद कमान उनके हाथ में आई है, बहुत ही जबरदस्त कप्तानी वाली उन्होंने पारी खेली। डेविड वार्नर, चाहे T20 हो चाहे टेस्ट मैच हो, इस क्रिकेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बल्ले से रन निकलते ही निकलते हैं। और आप नीचे देखिए, मिचेल स्टार्क हो, एलेक्स कारी हो, नेसर हो, जिन्होंने पहला ही उनका ये टेस्ट मैच है और 1 विकेट भी ली उन्होंने आज, तो बहुत ही शानदार ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन रहा है। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की कमी कहीं अभी तक तो नहीं लग रहा कि खली है टीम को, क्योंकि 2 शुरुआती विकेट जो जल्दी निकाल लिए
इंग्लैंड की यहाँ थोड़ी सी कमी ये रही कि उन्होंने कई कैच टपकाए। अब डेविड वार्नर और लाबुशेन फॉर्म में चल रहे हैं, उनको जोस बटलर ने जीवन दान दे दिए, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो होता है ना कैचेस विन मैचेस, तो यहाँ पर ड्रॉप अगर आप कैच करेंगे तो आपके पास से जीतने के मौके तो दूर जाते ही रहेंगे। जोस बटलर ने पहले दिन मार्कस हैरिस का बहुत शानदार कैच लिया था, उसके बाद डाइव लगा के आज हीरो से जीरो बन गए। मार्नस लाबुशेन की आपने बात की, डे नाइट टेस्ट मुकाबलों में 3 शतक लगाने वाले वो इकलौते बल्लेबाज हैं। एशेज में वो एक समय कैमरा ऑपरेटर की भूमिका निभाते थे और अब ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन गए हैं। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटरों के लिए एशेज से बढ़कर कुछ नहीं है, और अगर आप वहां एशेज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो नायक खलनायक सब उस एक सीरीज से आप बन जाते हैं। और इस तरीके के प्रदर्शन के बाद तो वाकई में अतीत में जो भी उन्होंने संघर्ष किया हो, मुझे लगता है वो सब भुलाकर अब तो वो सितारा बन चुके हैं। रूट और मलान पर कल बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, बहुत जिम्मेदारी होगी। बहुत बड़ा स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का, और 17 रन पे आपने जब 2 विकेट गंवा दिए हैं और सामने 400 से ऊपर रन बन चुके हैं, विकेट से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को जरूर मदद मिलेगी। तो ऐसे में रूट और मलान को बहुत बड़ी यहां पारी खेलनी होगी। वेस्टइंडीज के साथ तीसरे 2020 मैच में 87 रन की पारी के साथ ही पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। वो T20 में एक साल में 2000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले रिजवान T20 इंटरनेशनल में भी एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। रिजवान ने 2021 में T20 इंटरनेशनल में 29 मैचों में 1326 रन बनाए। इस साल 2020 में उनके 2036 रन हो गए हैं, जिनमें 18 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है। तीसरे 2020 में कल पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। कराची में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार पारी की बदौलत 3 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। शानदार फॉर्म में पाकिस्तान और उससे भी शानदार फॉर्म में है रिजवान। बिल्कुल शानदार फॉर्म में, एक कैलेंडर वर्ष में 2000 रन बनाना और वो भी T20 क्रिकेट में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम व्यक्तिगत कौशल की बात करें तो पाकिस्तान के पास काफी एक्साइटिंग टैलेंट्स जिसको कहते हैं, कप्तान बाबर आजम खुद हो या फिर T20 क्रिकेट में शोएब मलिक अभी तक अच्छा खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान उस कड़ी को आगे बनाए हुए हैं, लेकिन एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना जो मायने रखता है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है अभी थोड़ा लंबा सफर तय करना है। मोना, कोरोना के कारण इन दोनों टीमों के बीच वनडे श्रृंखला को रद्द कर दिया गया है, 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। दुनिया भर में ऐसी खबरें आ रही हैं, चाहे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, चाहे स्पेन में फुटबॉल लीग ला लीगा हो, बहुत सारे मैच प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में क्या खेल दोबारा से उसी स्थिति में पहुंचने वाला है? देखिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो वाकई संजीदा हालात हो गए हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 9 मैच स्थगित होना बहुत बड़ी बात है। अब चेल्सी और एवर्टन का जो मैच था, जो ड्रॉ रहा, उसमें पूरी टीम ही उतारने के लिए नहीं थी, इतने खिलाड़ी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। उधर स्पेनिश रियल मैड्रिड टीम की अगर हम बात करें तो काफी सारे कोरोना, लूका मॉड्रिच और मार्सेलो के बाद आज 4 खिलाड़ी और पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये अभी वैसे शीतकालीन ब्रेक शुरू होने वाला है, जो क्रिसमस ब्रेक होता है प्रीमियर लीग में, तो वो शायद शुरू होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही ब्रिटेन में जिस तरीके का ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर है, उसको देखते हुए खेलों पर इसका, खासकर फुटबॉल का यह सीजन है, बहुत ही बुरा असर देखने को मिल रहा है। फुटबॉल की बात को आगे बढ़ाते हैं। ढाका में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में बांग्लादेश ने भारत को 1-0 से हरा दिया है। मेजबान टीम के लिए शमसुनाहर ने विजयी गोल किया। भारतीय टीम रविवार को अपने अंतिम मैच में नेपाल का सामना करेगी। इस जीत के साथ अंक तालिका में बांग्लादेश 7 अंक के साथ पहले, जबकि भारत 6 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला वर्ग में पूर्णिमा पांडे ने कल 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर पहला स्थान हासिल किया और इसके साथ ही वो अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर ली हैं। उन्होंने इस बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। इनमें से स्नैच में 2 तथा क्लीन एवं जर्क तथा कुल भार वर्ग में 3-3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड शामिल हैं। 87 किलोग्राम भार वर्ग में अनुराधा
पावुन राज ने 195 किलोग्राम भार के साथ कांस्य पदक हासिल किया। इस बीच लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में 348 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर रजत पदक जीता। भारत की युवा पैडलर हंसिनी मथान राजन ने सीरिया की हेंडा जाजा को हराकर ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। अम्मान में उन्होंने फाइनल में टोक्यो ओलंपिक की सबसे युवा खिलाड़ी जाजा को हराया। मौजूदा कैडेट राष्ट्रीय चैंपियन हंसिनी ने अंडर 12 वर्ग में खेलते हुए 11-6, 11-8, 6-11, 11-6 से जीत दर्ज की। लड़कों के सिंगल्स में भारत के पार्थ प्रभाकर ने भाग लिया। उन्हें ईरान के कोमल एन दिव्यशाली से हार का सामना करना पड़ा। नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और फ्रांसिस तियाफोई 2020 के लिए ATP के शीर्ष पुरस्कार जीतने वाले टेनिस खिलाड़ियों में शामिल रहे। जोकोविच ने रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए छठी बार साल का अंत नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में किया है। उन्होंने 2020 में रिकॉर्ड 8वें ऑस्ट्रेलियन ओपन सहित 4 खिताब जीते। यूएस ओपन चैंपियन मेट पाविच और ब्रूनो सोरस की जोड़ी डबल्स में नंबर 1 रही। इस साल सिर्फ 6 सिंगल्स मुकाबले खेलने वाले रॉजर फेडरर सिंगल्स वर्ग में प्रशंसकों के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी रहे। उन्हें लगातार 18वें साल इस पुरस्कार के लिए चुना गया। रॉला गैरो पर 13वां खिताब जीतने वाले नडाल को लगातार तीसरे साल और कुल चौथी बार स्टीफन एडबर्ग खेल भावना पुरस्कार मिला। स्पेन के 17 वर्षीय कार्लोस अल्कारेज को साल का उभरता हुआ खिलाड़ी चुना गया है। मोना, सब खेल प्रेमी यही सोच रहे हैं कि जो विवाद BCCI और कोहली के बीच हुआ है, उसके बाद टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर किस ढंग का प्रदर्शन करेगी। आज सौरव गांगुली का एक और बयान आया है कि रोहित शर्मा के चोटिल होने पर श्रेयस अय्यर के पास मौका है और उनका लिटमस टेस्ट होगा दक्षिण अफ्रीका में। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा ये दौरा है दक्षिण अफ्रीका का। भारतीय टीम के बारे में कहा जाता है कि विदेश दौरों पर अक्सर भारतीय टीम टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है और विराट कोहली T20 की कप्तानी छोड़ चुके हैं। वनडे की कप्तानी से उन्हें हटा दिया गया है। ऐसे में दारोमदार उन पर है कि जाने से पहले जो एक तूफानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गए हैं, उसके बाद उनके प्रदर्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, साथ में वो कप्तानी कैसी करते हैं इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। और मुझे लगता है कि वनडे में सीमित ओवरों के क्रिकेट में कोई ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। टेस्ट में तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक टीम पहुंची, लेकिन वो कहते हैं ना, इतिहास तो विजेताओं का ही होता है। वहां न्यूजीलैंड से हार गए तो एक मलाल देखिए आप, चाहे अब IPL में भी आप देखिए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ IPL खिताब नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान विराट कोहली एक कप्तान पर जरूर है। विराट कोहली एक बल्लेबाज के रूप में वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अब उनके सामने ये चुनौती है कि एक कप्तान के रूप में और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जो उन्हें कप्तानी करनी है, खुद को साबित कर सके। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और ईशांत शर्मा के टेस्ट करियर अगर आगे बढ़ता है तो उसमें ये जो दौरा है काफी अहम भूमिका निभाएगा। क्या ये बात विराट कोहली पर भी लागू हो रही है? देखिए, रन बनाना अगर पैरामीटर है, अगर उस मानदंड पे आप आंक रहे हैं पुजारा को और अजिंक्य रहाणे को, ये भूल कर कि जो बॉडी ब्लोज ऑस्ट्रेलिया में पुजारा ने झेले थे और अजिंक्य रहाणे ने 36 रन पर जब आपकी टीम पूरी आउट हो जाती है, उसके बाद आपने कैसे टेस्ट श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में उसकी सरजमी पर जीती, वो उसको भूलकर अगर रन बनाना आप पैरामीटर रखते हैं तो फिर वाकई में विराट कोहली पर भी ये बात लागू होती है, क्योंकि उनके बल्ले से भी लंबे समय से रन तो निकले नहीं है। जी हां, और वहां पर मयंक अग्रवाल और अय्यर के पास भी मौका होगा अपने आप को टीम में एस्टैब्लिश करने का। श्रेयस अय्यर में कप्तानी की क्षमता है और वो खुद चाहते हैं, एक कप्तान के रूप में वो खुद को देखते हैं। इसीलिए जो खबरें आ रही है कि उन्होंने दिल्ली का दामन छोड़ दिया है क्योंकि वहां उन्हें कप्तानी IPL में नहीं मिली थी। तो भविष्य के कप्तान के रूप में जिन खिलाड़ियों पर नजरें हैं उसमें श्रेयस अय्यर भी है, तो वहां देखना होगा कि उनका प्रदर्शन किस तरीके का रहता है। उम्मीद ये की जा रही है कि IPL के न्यू फ्रेंचाइजी जो लखनऊ की टीम है वो अय्यर को कप्तान बना सकती है। उन्होंने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज एंडी फ्लावर को अपना कोच नियुक्त किया है। अब समय नहीं है मोना, किसी और खबर पर चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।